debt is lower than the cost of equity for the firm because the lender risk is lower than the equity shareholders risk. क्योंकि जो lender का risk है, जिसने हमें पैसे दिए हैं, वो कम होता है इक्विटी शेयर होल्डर के रिस्क से. ठीक है, जो लेंडर है उसके शेयर से हमारा रिस्क जो है हमारा कम होता है. नाउ since the lender earns a sure return and repayment of the capital and therefore they should require a lower rate of return. और जो lender है वो क्या है, वो देखता है उस चीज को कि क्या एक्वायर करना चाहिए, क्या उसको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है उस चीज को. एडिशनली इंटरेस्ट पेड ऑन डेब्ट, जो इंटरेस्ट हम डेब्ट पे कर रहे हैं इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस. वो क्या है, एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है. Whereas dividends are paid out of after tax profit, increased use of debt therefore is likely to lower the overall cost of capital of the firm provided that the cost of equity remains unaffected. मतलब वो कह रहे हैं कि जो हमारा हम इंटरेस्ट पे करेंगे उधार पर, जैसे हमने किसी से पैसा लिया तो हम क्या देंगे, उससे इंटरेस्ट पे करेंगे ना. जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो जो हमारे पास डिविडेंड है या जो हम टैक्स पे कर रहे हैं उससे हम क्या करेंगे, आफ्टर टैक्स पे करने से पहले देंगे हम. ठीक है, उसके बाद हम क्या पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे. पहले हमें इंटरेस्ट पे करना है, उसके बाद हमने टैक्स को पे करना है. ठीक है, सो impact of changes in the debt equity ratio upon the earning per share is dealt with detail later. And सुनो, अब इसके आगे कॉन्सेप्ट है आपका EBIT वाला, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, जो आपको आगे फॉरवर्ड चैप्टर में दिया गया है. वी विल डू क्वेश्चन ऑन दैट. उससे आपको क्या होगा, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा. जो मैं एडिशनल कैपिटल का कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ वो आपको समझ में आएगा. डेब्ट इज चीपर बट इज मोर रिस्की फॉर बिजनेस बिकॉज द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज ऑब्लिगेटरी फॉर द बिजनेस एनी डिफॉल्ट. क्योंकि जो डेब्ट है वो क्या है, कम हो, उधार कम हो. हम क्या चाहेंगे, हमें इंटरेस्ट कम देना पड़े, है ना. तो रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, हमारे लिए जरूरी बन जाता है. कमिटमेंट होते हैं बिजनेस के कि जो हम अपने बिजनेस को क्या चाहते हैं कि हमारा बिजनेस में जो हमारा कैपिटल है या हमारे पास जो मनी है वो लिक्विडेट रहे. लिक्विडेट का मतलब कि वो पैसा हमारे पास इजीली कैश में अवेलेबल हो जाए. जब हम चाहते हैं तब हम उस पैसे को अपने पास इजीली कैश में अवेलेबल करा सके. ठीक है, हायर यूज ऑफ डेब्ट इंक्रीजेस द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ बिजनेस. अगर ज्यादा डेब्ट होगा तो आपका क्या होगा, फाइनेंशियल चार्जेस भी ज्यादा होंगे. एज अ रिजल्ट इंक्रीज यूज ऑफ डेब्ट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ कंपनी. जितना ज्यादा हम उधार इंक्रीज करते रहेंगे हमारे बिजनेस का रिस्क भी उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा. हमें मेन ये देखना है कि हम पैसे को कैसे उठाएं, ओनर्स फंड से लें या हम बोरोड फंड से लें. तो जब हम बोरोड फंड से पैसे को उठा रहे हैं यानी कि हम डेब्ट से अपने पैसे को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी कंपनी में रिस्क भी ज्यादा होगा. लोन लेना है, लोन देना भी तो है, उस पर इंटरेस्ट भी तो पे करना है. लोन के बिना इंटरेस्ट के मिल जाएगा आपको, नहीं ना. तो हमारा रिस्क भी उसमें ज्यादा होगा कि जो फर्म है वो कुछ ऑब्लिगेशंस पे मीट करती है. कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी thus affect both the profitability and the financial risk. जो हमारा कैपिटल होगा, स्ट्रक्चर होगा कंपनी का, उससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट होगी और हमारा फाइनेंशियल रिस्क भी अफेक्ट होगा. जो हमारी कंपनी का जो रिस्क है, कैपिटल स्ट्रक्चर will be said to be optimum when the proportion of debt and equity is such that it results in an increase in the valuable equity share. आप जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो ऑप्टिमम कब कहलाया जाएगा, मतलब एक सामान्य कब कहलाया जाएगा, वो तब कहलाया जाएगा कि जो हमारा डेब्ट है और इक्विटी का प्रोपोर्शन है वो इस तरीके से हो कि जो हमारा इक्विटी शेयर है वो इंक्रीज हो. जो डेब्ट और इक्विटी का प्रोपोर्शन है वो इस तरीके से हो कि हमारा इक्विटी शेयर भी इंक्रीज हो. इन अदर वर्ड्स, all decisions relating to capital structure should emphasize on increasing the shareholders' wealth. कि जो हमारे डिसीजंस है कैपिटल स्ट्रक्चर के वो किस पे डिपेंड होते हैं, शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे. द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इज इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज. जो प्रोपोर्शन होगा हमारे डेब्ट का किस पर, द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट, mark this point, the proportion of debt
in the overall capital is called financial leverage. फाइनेंशियल लेवरेज क्या है? जितनी हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल जो हमारे बिजनेस में होती है उसको दिखाता है आपका फाइनेंशियल लेवरेज. वो प्रोपोर्शन है, वो एक पार्ट है आपके ओवरऑल कैपिटल का, जिसमें आपने क्या दिखाया है? आपने अपने फिक्स्ड कैपिटल को दिखाया है. तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? फाइनेंशियल रिस्क भी होगा. अब फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा कि जो हमारी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है वो कितनी है, उस पे हमारा रिस्क कितना है, उसको रेफर करेगा आपका फाइनेंशियल रिस्क. ठीक है. अब मेन कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर का आपका, जिसपे बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं. इसको समझिए. पहले मैं आपको उसको समझा देती हूँ, फिर हम बात करते हैं. देखो क्या होता है. पहले होता है हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT. ये EBIT क्या होता है? EBIT वो प्रॉफिट है बिजनेस का जिसमें से हम पेमेंट कर रहे हैं. वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है बिजनेस का जिसमें से हम पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट की और टैक्स की. तो आपको जो भी EBIT गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको EBIT 8 लाख गिवन है कि आपने बिजनेस में कैपिटल लाने के बाद, एडिशनल कैपिटल लाने के बाद 8 लाख रुपए कमाए. देन अब मैंने क्या बोला कि आपको पहले इंटरेस्ट पे करना है, उसके बाद आपने क्या पे करना है? टैक्स पे करना है. पहले आप क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट. देन यू विल पे द टैक्स. तो आप मान लीजिए इस पर आपने कितना इंटरेस्ट पे करना है? 10% इंटरेस्ट पे करना है. तो कितना इंटरेस्ट हो गया? 80,000 आपने इस पर इंटरेस्ट पे करना है. ये माइनस होगा, कितना हो गया? तो आपका कितना बचा है? 7,20,000. अब ये क्या आया? EBT. अर्निंग बिफोर टैक्स. टैक्स से पहले कितनी आपकी अर्निंग है, इसमें से आपने माइनस करना है टैक्स. टैक्स मान लीजिए 40% है. कितना होगा? 72 का 40% निकालिए. ऐसे ही निकालेंगे आप लोग. 0 0 कैंसिल. 4 2 जा 8, 28, 288, 0 0 0, 2,88,000. ये क्या है आपका? टैक्स है. अब जो बचा है उसको हम कहते हैं EAT. ये होगा हमारा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो आपकी टैक्स पे करने के बाद अर्निंग हुई है. ठीक है. अब इस पे हम क्या करते हैं? ये जो आई हमारी EAT आया, इसमें से हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ शेयर से इसको डिवाइड कर देते हैं. जब हम नंबर ऑफ शेयर से इसको डिवाइड कर देते हैं, हमारा अर्निंग पर शेयर आ जाता है. वी विल डू अ क्वेश्चन ऑन दिस. मेन आप इस फॉर्मूले को याद रखिए. पहले हमें EBIT गिवन होगा, फिर हमने इसमें से टैक्स माइनस इंटरेस्ट माइनस करना है, फिर जो हमारा आएगा वो होगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स. क्योंकि इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट आपका माइनस हो गया. फिर आपका क्या आया? माइनस टैक्स. अब यहाँ पे जो टैक्स है वो चला गया. ये तो बिफोर टैक्स है. टैक्स देने के बाद क्या होगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT. सिंपल कॉन्सेप्ट. आपको मेन यहाँ पे समझना है. आपका जो क्वेश्चन आएगा सेम ऐसे ही आएगा. आपको सेम पैटर्न अपनी बोर्ड में फॉलो करना है. इसी पैटर्न को यहाँ से माइनस करना है और यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट जो भी आपकी आ रही है वो आपको देनी है. अब व्हाट मैटर्स हियर इज, वो ये है कि इसके बाद आप अर्निंग पर शेयर निकालेंगे. अगर आपको पर शेयर की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम 10 रुपए मान लेते हैं उसको. मान लीजिए आपको 60 लाख रुपए कह रहा है कि 60 लाख उसने शेयर इश्यू किए, तो आप ये मान लो कि 60 लाख का मतलब 10 रुपए के हिसाब से इश्यू किया, तो यानी कि 6 लाख के शेयर्स होंगे. तो जो आपकी अर्निंग पर शेयर आई, मान लो आपकी अर्निंग पर शेयर 2,24,00,000 आई है,
सॉरी EAT आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स 24 लाख आया है, और उस पे आपने क्या किया, 60 लाख को आपने क्या किया, 10 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यानी कि कितने के शेयर थे आपके, 6 लाख के शेयर, तो अर्निंग पर शेयर कितनी हो गई, 6 4 24, तो 4 रुपीज पर शेयर आप अर्न कर रहे हैं। समझ आया? अगर आपको नहीं गिवन है तो 10 रुपए आप मान लेते हैं। ये ज्यादा बेहतर तरीके से आपको तब समझ में आएगा जब हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।